डियर स्टूडेंट्स, आर के विज्ञान पीजी कॉलेज काड़वाड़ के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ। आज जो बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट पेपर सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पेपर चल रहा है। इस पेपर में फर्स्ट यूनिट में सेल ऑर्गन्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल वगैरह इनके बारे में हमने स्टडी कर ली है। इसके बाद में आज उसी फर्स्ट यूनिट में से जो टॉपिक रह गया था सेल डिवीजन, ये टॉपिक आज चलेगा। देखिए सेल डिवीजन होता क्या है। सबसे पहले तो अपन बात करें सेल डिवीजन के ऊपर। सेल डिवीजन होता क्या है? जब कोई भी कोशिका अपनी संपूर्ण ग्रोथ कर लेती है, अर्थात उसका आकार, आयतन वगैरह एक निश्चित हो जाता है, कंप्लीट ग्रोथ कर लेती है, उसके बाद में उसमें डिवीजन होता है और ऐसे डिवीजन को हम सेल डिवीजन कहते हैं। देखिए सेल डिवीजन जो है आपको पता होना चाहिए कि क्यों आवश्यक है। सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है सेल को? तो सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोशिका की वृद्धि, उसको रिपेयरिंग और नई कोशिकाओं के निर्माण हेतु हमें सेल डिवीजन की आवश्यकता होती है या सेल को सेल डिवीजन की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज अपन बात करें इसमें कि जब कोशिका अधिकतम वृद्धि कर लेती है, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, जब कोशिका अधिकतम वृद्धि कर लेती है यानी कि अपनी कंप्लीट ग्रोथ कर लेती है, उसके बाद में सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। एक तो चीज ये क्लियर हो गई कि सेल डिवीजन क्यों आवश्यक है। नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, कोशिकाओं की वृद्धि के लिए और उन्हें रिपेयरिंग करने के लिए सेल डिवीजन की आवश्यकता होती है। सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ये चीज हो गई हमारे ये कंफ्यूज दूर हो गया। दूसरा, सेल डिवीजन कब होता है? जब कोशिका कंप्लीट ग्रोथ कर लेती है, उसके बाद में सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कोशिका की वृद्धि, मरम्मत, रिपेयरिंग और नई कोशिकाओं की निर्माण, नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए कोशिका विभाजन होता है या सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होता है। ये चीज आप क्लियर करेंगे। दूसरी चीज कि सेल डिवीजन कब होता है, किस कंडीशन में होता है? तो कोशिका की संपूर्ण वृद्धि के बाद में, संपूर्ण वृद्धि के बाद में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता है। ये चीज आपको, दो चीजें आपको क्लियर कर लेनी है। इसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब कंप्लीट फैमिली हो जाती है, जब फैमिली की कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है, एक फैमिली जो होती है, फैमिली से मतलब है कि एक सेल है, जैसे कि एक फैमिली है, उस फैमिली की जब कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ से मतलब क्या है कि उसके जो मेंबर्स होते हैं उसकी संख्या जब बढ़ जाती है तो लास्ट में जाकर फैमिली डिवीजन होता है। उसी प्रकार जब कोशिका की कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है, संपूर्ण वृद्धि हो जाती है, उसके बाद में उस कोशिका का डिवीजन होता है, उसका विभाजन होता है और ऐसे विभाजन को ही हम कोशिका विभाजन कहते हैं। एक रुडोल्फ विर्चोव साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, पेरेंटल सेल्स,
पूछों में कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, अर्थात जब नई कोशिकाएं बनेगी तो वो किससे बनेगी? पुरानी कोशिकाओं से बनेगी। यानी कि जो आपको पता है जिसे F1 जनरेशन है, F2 जनरेशन है, वो किससे बनते हैं? पेरेंटल जनरेशन से बनते हैं, यानी कि जनन कोशिकाओं से। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जर्मिनल जो सेल्स होती है उन्हीं के द्वारा जो है डॉटर सेल्स बनती है। यानी कि पेरेंटल सेल जो होती है, पेरेंटल जनरेशन जो होती है, उसी से F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी बनती जाती है। इसका मतलब क्लियर हो गया। रुडोल्फ विर्चोव ने क्लियर ये चीज क्लियर हो गई है कि उनके अनुसार हमने देखा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये फैक्ट सही है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें आगे, जब कोशिका विभाजन होता क्यों है, मतलब हम इस चीज को यूं समझेंगे कि कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो एक तो चीज आपने यहाँ पर लिखी, कोशिकाओं की ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, न्यू सेल्स डेवलप के लिए, सारी चीज सेल डिवीजन होता है। पर आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्रक व कोशिका द्रव्य का अनुपात आपको ध्यान रखना है। केंद्रक और कोशिका द्रव का अनुपात, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या आपको ध्यान रखना है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स से मतलब होता है केंद्रक और कोशिका द्रव का अनुपात। तो जब किसी कोशिका का केंद्रक और कोशिका द्रव का अनुपात बिगड़ने लगता है, यानी कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बिगड़ने लगता है, तब सेल कोशिका विभाजन या डिवीजन करती है। कोशिका विभाजन कब करेगी? जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बिगड़ने लगेगा। यानी कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स आपको ध्यान रखना है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स से मतलब होता है केंद्रक और कोशिका द्रव का अनुपात। ये दोनों जब बिगड़ने लगते हैं तो सेल डिवीजन करना पड़ता है, अर्थात कोशिका विभाजित होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दो चीजें क्लियर कर लेना आप लोग कि भाई कोशिका विभाजन क्यों करती है, उसका रीजन। एक तो रीजन ऊपर वाला है, ग्रोथ, रिपेयरिंग है, न्यू जनरेशन के लिए, तो वो तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात, यानी कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बिगड़ने लगता है, तब सेल विभाजित होती है, तब सेल का डिवीजन होता है। ये चीज आप क्लियर करना, ठीक है। परंतु कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है, आपको ध्यान रखना है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो कभी विभाजित नहीं होती है। यह आपको ध्यान रखना है। कुछ कोशिकाएं ये होती है जो कभी विभाजन नहीं होता है। ये देखो, ये भी एक अच्छी चीज आई हमारे सामने। क्या है? देखो, कुछ कोशिकाएं विभाजन करती नहीं है, यानी कुछ कोशिकाओं में विभाजन होता ही नहीं है। विभाजन नहीं। अब ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें विभाजन नहीं होता है साहब? एक तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल, स्केलेटल सेल्स, कंकाल कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स और पेशी मसल सेल्स, या आपको ध्यान रखना। यानी कि इन कोशिकाओं में कभी भी विभाजन नहीं होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। परंतु कुछ कोशिकाएं रेगुलर विभाजित होती रहती है, सतत विभाजन लिख सकते हैं इस चीज को, रेगुलर डिवीजन। तो रेगुलर डिवीजन यानी कि सतत विभाजन। अब सतत विभाजन किनमें होता है? जो ऑर्गन्स होते हैं, जननांग जो होते हैं, जनन कोशिकाओं की एपिथीलियम, कोशिकाएं, यह भी आपको ध्यान रखना है। जो जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स होती है,
ये क्या होती है, रेगुलर विभाजन करती रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक विभज्योति ऊतक, मेरिस्टेमिक टिश्यू, मेरिस्टेमिक टिश्यू आपको ध्यान रखना है। मेरिस्टेमिक टिश्यू से मतलब क्या होता है, मेरिस्टेमिक टिश्यू से क्या मतलब है, विभज्योति ऊतक, यानी कि कुछ कोशिकाएं तो रेगुलर विभाजन करती है, तो आपको ध्यान रखना है जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल्स होती है या जो ऑर्गन्स की एपिथेलियल सेल्स होती है, और एक मेरिस्टेमिक टिश्यू जो होते हैं, विभज्योति जो ऊतक होते हैं, वो रेगुलर विभाजन करती है, यानी कि इनकी कोशिकाएं जो होती है, इन सिस्टम्स की जो कोशिकाएं होती है वो रेगुलर डिवीजन करती है, और कुछ कोशिकाएं कभी विभाजित नहीं होती है। इसमें मैंने बता दिया रेड ब्लड सेल्स है, नर्व सेल्स है, इसी प्रकार आपकी पेशी मसल सेल्स है, ये कभी विभाजित नहीं होती है, इनमें डिवीजन नहीं होती। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई है, अर्थात हमने क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन, सेल इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, सेल इंट्रोडक्शन हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें हम सेल साइकिल, सेल साइकिल कोशिका चक्र जिसे बोलते हैं, सेल साइकिल कोशिका चक्र। अब कोशिका चक्र क्या होता है, इस पर अपन गौर करवाते हैं कि कोशिका चक्र होता क्या है। देखिए, अगर इसकी सिंपल लैंग्वेज अपन बात करें, सिंपल डेफिनेशन पर चर्चा करें हम लोग, और ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है, क्योंकि हमेशा सेल हो या कोई भी पॉइंट हो, उसको समझने के लिए हमारे को उसके डबल पार्ट्स पर ध्यान देना होता है। एक तो होता है इजी पार्ट, एक होता है थोड़ा सा कठिन पार्ट। तो इजी पार्ट जो होता है, इजी पार्ट हमेशा याद रहता है और वो हमेशा हमारे दिमाग में सेट रहता है, और जो कठोर पार्ट होता है, अपन ये कह सकते हैं कि उसका, हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ हमारे को याद नहीं रहती है, ऐसी चीज़ें होती है। तो उसके लिए हमारे को इजी पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठप लैंग्वेज जो होती है उस पर हमारे को ध्यान नहीं देना चाहिए। इजी लैंग्वेज में हमारे को वो चीज़ वर्बली याद रह जाती है, हम उस चीज़ को आसानी से पढ़ पाते हैं। देखिए, कोशिका चक्र, किसी कोशिका के संपूर्ण जीवन में, उसका जो कंप्लीट लाइफ पीरियड होता है, किसी कोशिका के संपूर्ण जीवन में घटित होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें हम कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। अब बात यह आती है कि भाई संपूर्ण जीवन में क्या होता है, संपूर्ण जीवन में कौन सी घटनाएं होती है, ठीक है। तो वो जो संपूर्ण घटनाएं जो होती है उनके परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र या सेल साइकिल हम कहते हैं। अब इसमें होता है साहब डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन वगैरह है, इनका संश्लेषण होना। ये क्या हो रहा है, ये कंप्लीट इनके जीवन, भाई सेल के कंप्लीट जीवन चक्र में क्या चेंजेज होता है, डीएनए आरएनए प्रोटीन वगैरह इनमें चेंजेज होता रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोशिका चक्र किसी कोशिका के संपूर्ण जीवन में, ध्यान देना है आपको, किसी कोशिका के संपूर्ण जीवन में, किसी कोशिका के संपूर्ण जीवन में घटित घटनाओं के परिवर्तन, सिंपल लैंग्वेज है, उसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। संपूर्ण जीवन में जो भी चेंजेज होगा, जो भी परिवर्तन होगा, उसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। परिवर्तन का अगर आपको ध्यान देना है तो उसमें सीधी सी बात है, दो चीजें आप कॉमन कर लें कि डीएनए आरएनए प्रोटीन वगैरह इनकी मात्राओं में परिवर्तन होगा, सीधी सिंपल सी चीज है। तो ये आपका संपूर्ण घटनाएं, ठीक। अब आगे अगर बात करें हम लोग कि कोशिका चक्र जो होता है, इस कोशिका चक्र को दो भागों में डिवाइड, कोशिका चक्र को
या कोशिका के जीवन चक्र को दो प्रावस्थाओं में बांटा गया है। तो देखो, जो फेज जो होती है, फेजेज जो होती है, दो प्रावस्थाएं होती है, दो प्रावस्थाएं। अब दो प्रावस्थाएं कौन सी होती है? एक तो होती है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, और एक होती है इंटरफेज, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखना है इंटरफेज, और एक आपको ध्यान रखना है सेल डिवीजन। ये दो प्रावस्थाएं उसके संपूर्ण जीवन में घटित घटनाएं हैं। अर्थात मैंने बता दिया है आपको कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह जो होते हैं, इनका समयबद्ध तरीके से निर्माण होना, समयबद्ध तरीके से निर्माण होना, उसे हम कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आज इंटरफेज पर। इंटरफेज क्या होता है? देखो, स्टार्ट करते हैं अपन। आपको ध्यान रखना है, आपको सिस्टम से पढ़ना है इन चीजों को, ताकि आपको याद रहे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अंतरावस्था। अंतरावस्था, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटरफेज। बहुत अच्छा टॉपिक है इंटरफेज। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, यह सबसे लंबी प्रावस्था है, सबसे लंबी प्रावस्था है। पहली चीज, इसे हम तैयारी अवस्था भी कहते हैं, तैयारी प्रावस्था भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि इसमें कोशिका डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है, तैयार होती है, इसलिए अपन इसको तैयारी अवस्था, या अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है, तैयार होती है। क्लियर? दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान रखना है, केंद्रक, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस केंद्रिका आकार में बड़े हो जाते हैं, आकार में बड़े हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? सबसे लंबी प्रावस्था है, तैयारी अवस्था है, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है केंद्रक और केंद्रिका आकार में बड़े हो जाते हैं। दूसरी चीज, केंद्रक और कोशिका द्रव्य उपापचयी रूप से मेटाबॉलिक, उपापचयी रूप से सक्रिय, ये भी आप ध्यान रखना, ये एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो मेटाबॉलिक रूप से क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य उपापचयी रूप से सक्रिय हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीन चीजें हमारी, चार चीजें हमारे सामने क्लियर हुई है। एक तो ये है कि सबसे लंबी प्रावस्था है। सबसे लंबी क्यों होती है? क्योंकि तैयारी अवस्था है, इसे अपन। दूसरी चीज, इसमें केंद्रक और केंद्रिका का आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाएगा क्योंकि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह इनका संश्लेषण होगा, तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह के अंदर केंद्रिका का आकार बढ़ जाएगा, और केंद्रक और कोशिका द्रव्य जो उपापचयी रूप से क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। और तीसरी चीज, दो विभाजनों की मध्य की अवस्था है। अंतरावस्था क्या होती है? दो विभाजनों के मध्य की अवस्था होती है। ये चीज भी आपको क्लियर करनी है। ठीक है? सबसे लंबी प्रावस्था है, तैयारी अवस्था है, केंद्रक केंद्रिका का आकार में बढ़ना है, केंद्रक कोशिका द्रव्य का उपापचयी रूप से सक्रिय होना है, और इसी प्रकार एक लास्ट पॉइंट है, दो विभाजनों के मध्य की प्रावस्था भी इसे हम कहते हैं।
अब आपको ध्यान रखना है, दो साइंटिस्ट ऐसे थे, दो वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने अंतरावस्था को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। इंटरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो था हॉवर्ड और एक पेल। ये दो साइंटिस्ट ऐसे थे, हॉवर्ड, पेल, दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इंटरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। देखते हैं सबसे पहले देखिए, एक चीज इससे पहले मैं आपको एक और बता दूं कि अगर आपको सेल डिवीजन समझना है तो ये डायग्राम आपके दिमाग में होना जरूरी है। अब ये दिमाग में होना जरूरी क्यों है, उसके लिए मैं आपको बता दूं। सिंपल सी बात है कि यहां पर जैसे अपन बात करें इंटरफेस, सिंपल डायग्राम बना रहे हैं। इंटरफेस में आपको ध्यान रखना है 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। यहां बात कर लेते हैं, इंटरफेस को भी आपने क्या 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये आप इंटरफेस का ये बना, अब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने। G1 है, यहाँ अलग से अपन कर देते हैं, S है, G2 है, और ये आपकी आ गई आपकी लास्ट फेज इंटरफेस है। एम फेज, ये एम फेज। अब सिंपल लेते हैं, ये एक सेल साइकिल मतलब कोशिका चक्र की बात कर रहे हैं अपन। ये अपन ने कोशिका चक्र में डायग्राम बनाया नहीं था, तो इस डायग्राम को यहाँ समझ लेते हैं। सेल साइकिल में इसमें G1, S और G2 इन 3 अवस्थाओं को अंतरावस्था या इस चीज को यूं समझ लें, G1, S और G2, यानी कि हॉवर्ड और पेल्ट ने इंटरफेस को 3 फेजेस में डिवाइड किया था, G1, S और G2। क्लियर? तो ये क्या हो गई इंटरफेस। तो इधर वाला आपका हो गया इंटरफेस, यहाँ लिख देते हैं, लिख देते क्या, आप इस चीज को समझ लें, लिखने की आवश्यकता नहीं है हमारे को। इंटरफेस और एम फेज, एम फेज से मतलब है कि यहां पर कोशिका विभाजन। एम फेज से मतलब होता है सेल डिवीजन। आपने 2 भागों में डिवाइड किया था इसको, एक तो इंटरफेज में, एक कोशिका विभाजन में। तो ये तो दोनों को मिलाकर ही तो आप क्या बोलोगे, सेल साइकिल। बट कोशिका चक्र में 2 ही तो प्रावस्थाएं आती है आपकी, एक तो इंटरफेज आती है, एक कोशिका विभाजन आती है, सेल डिवीजन आता है। तो ये इधर वाला तो आ गया आपका इंटरफेज और ये आ गया आपका कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। एंड फेज को अपन सेल डिवीजन फेज भी अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें G1 इंपोर्टेंट, यानी आप ये कह सकते हो प्रथम वर्तिकाल, प्रथम वर्तिकाल के नाम से भी इसे जानते हैं। संश्लेषित परावस्था भी इसे कैसे कहते हो, एस सिंथेटिक फेज, एस यानी कि संश्लेषित परावस्था, और G2 यानी कि द्वितीय वर्तिकाल। ये 3 आपकी ग्रोथ फर्स्ट, प्रथम वर्तिकाल, संश्लेषित परावस्था सिंथेटिक फेज, और G2 को अपन क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ या द्वितीय वर्तिकाल, ग्रोथ सेकंड फेज भी आप इसे कह सकते हो। अब बात करें हम लोग कि जीवन में क्या होता है। जीवन आपको पता है, इस चीज को आप क्लियर कर लें। कोई भी कोशिका है, जैसे मान लो आपके सामने ये सेल है, अब ये इसकी कंप्लीट ग्रोथ हो गई है, ऐसे मान लें आप
इस चीज को समझना। अब इस कोशिका, ये जो कोशिका है, इस कोशिका से ये कोशिका जब कंप्लीट ग्रोथ कर लेती है तो इसमें डिवीजन होगा, सीधी सी बात, इसमें विभाजन होगा। तो आप उसे क्या बोलोगे? कोशिका विभाजन, सिंपल सी बात है। तो ये जो कोशिका है, ये सेल है, इसमें डिवीजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है और दो उत्तरी कोशिकाएं बन रही है, सिंपल सी चीज है। तो यहां पर इस कोशिका को जब ये कंप्लीट ग्रोथ कर लेती है, वृद्धि कर लेती है, उस वृद्धि करने के पश्चात उसको विभाजन के लिए तैयार होना पड़ेगा, यानी कि इंटरफेज तैयार होना पड़ेगा, यानी कि क्या हो गया? इंटरफेज। ये इंटरफेज है। अब इंटरफेज में इस कोशिका को इन प्रावस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, अर्थात ये अवस्थाएं इसमें आएगी, किसमें? इंटरफेज में। जब ये तीनों प्रावस्थाएं आ जाती है, तीनों फेज कंप्लीट हो जाती है, तब इसकी इंटरफेज कंप्लीट हो जाती है। समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों को? क्लियर कर लें आप इस चीज को। इंटरफेज अगर चलेगी तो इंटरफेज में आपको ध्यान क्या रखना है कि कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, सिंपल सी बात है। अब एक कोशिका से दो कोशिका बनने में, अर्थात डिवीजन होने में, मान लिया आप 20 घंटे का समय लग रहा है, 20 घंटे का समय लगता है एक कोशिका से दो कोशिका बनने में, क्लियर? उसमें से 19 घंटे, क्लियर कर लें आप इस चीज को, उनमें से 19 घंटे उसकी अंतरावस्था में गुजरता है। सिर्फ एक ही घंटा जो है वो कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन अवस्था में होता है। बाकी का कंप्लीट जो होता है 19 घंटे का जो समय होता है वो ऐसे मान लें आप इंटरफेज में गुजर जाता है, तैयार होने में गुजर जाता है। सिर्फ 1 घंटा जो होता है उसमें कैरियोकाइनेसिस होकर वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। अच्छा ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, जैसे 10 से 12 से 13 घंटे इसमें लग जाते हैं, इसमें अपन इसको डिवाइड करें 19 घंटे फिर इसमें डिवाइड करते हैं। अब इनमें भी 19 घंटों में सबसे ज्यादा टाइम जो होता है ये लेता है, फिर इसके मान लो ये लेता है, फिर ये लेता है, ऐसे मान लो आप। ये क्लियर आप ध्यान रखो, मतलब इसका डिवाइडेशन सेल के ऊपर डिपेंड करता है। टाइमिंग जो होता है वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल कितना टाइम लग रहा है दो पुत्री कोशिकाएं बनने में। ये टाइम जो होता है सेल के ऊपर डिपेंड करता है। पर आपको ध्यान रखना है ज्यादातर जो होता है वो सेल डिवीजन जो होता है 10 से 12 घंटे इसमें लग जाते हैं, 6 से 8 घंटे उसमें लग जाते हैं, 3 से 4 घंटे उसमें लग जाते हैं। लमसम आइडिया बताया जा रहा है आपको। कम से कम समय G2 में, बीच का समय इसमें और सबसे ज्यादा समय इसमें लगता है। क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। इसका मतलब सबसे ज्यादा समय लग रहा है इसमें, तो ये सबसे लंबी उप अवस्था है, सब फेजेज है। किसकी? इसकी। ये तो आपकी प्रावस्था है और इसकी उप अवस्थाएं ये हो गई आपकी 3 उप अवस्थाओं में G1, S और G2। क्लियर? अब यहां आपको ध्यान रखना है सबसे लंबी ये है, फिर छोटी ये है, सबसे छोटी ये आपको क्लियर करना है। ठीक है, क्लियर हो गया है? चलो आगे चलते हैं। अब आती है आपकी एम फेज। अब एम फेज में क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, क्लियर, एनाफेज, क्लियर, और टेलोफेज। ये आपकी ये हो गई। और फिर साइटोकाइनेसिस, और लास्ट में जाकर 2 से। ये क्लियर आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये आप ये चीज ये क्लियर कर लें। ये लास्ट में जाकर संतति, डॉटर सेल्स, ये आपको क्लियर हो गया।
अब इसको सारे को मिलाकर आप क्या बोल सकते हो? कोशिका चक्र, सेल साइकिल। ठीक है, आगे चलें। जीवन की अगर बात की जाए तो इसमें आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन द कार्ड ऑफ जीवन फेज या जीवन सफेज। तो यहां पर आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए का, या अपन ये कह सकते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की मात्रा या डीएनए का प्रतिकृतिकरण और डीएनए का द्विगुणन, ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए की मात्रा का डबल होना, डुप्लीकेशन। तो डीएनए का डुप्लीकेशन किसमें होता है? सिंथेसिस फेज में। संश्लेषण या सिंथेटिक फेज बता सकते हो, संश्लेषित उप अवस्था, सब फेज। आप उप अवस्था ही बोलोगे इसको, सब फेज ही बोलोगे, या आपके लिए ध्यान दोगे सब फेज उप अवस्थाएं हैं, क्योंकि प्रावस्था ये है, फिर इसकी 3 उप अवस्थाएं ये है, जीवन ऐस जी। ठीक है, इसके बाद में टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ टाइप ऑफ आरएनए और स्ट्रॉन्ग प्रोटीन वगैरह, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन इनका संश्लेषण इसमें होता है। तो 3 चीजें आप यहां पर क्लियर कर लें। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है जीवन में होगा, और संश्लेषित अवस्था या एस फेज, एस सब फेज में डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड Z2 phases, the synthesis of that types of RNA, rRNA। ठीक है ना, rRNA सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। tRNA, mRNA, जो भी RNA टाइप्स ऑफ RNA जो है उसका संश्लेषण होता है, और स्ट्रॉन्ग प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये हॉवर्ड और पेल जो साइंटिस्ट थे, पेल, इनके हिसाब से, इनके अनुसार इनको अंतरावस्था को 3 उप अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। क्लियर? ये आपकी इंटरफेज कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी अवस्था आपकी चलेगी ये वाली। ये कौन सी थी? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। इंटरफेज कंप्लीट, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अब सेल डिवीजन को समझने के लिए हम लोग विभाजन प्रावस्था, और विभाजन प्रावस्था में आपको ध्यान रखना है, हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस, डिवीजन। ये एक इसमें और है एमाइटोसिस डिवीजन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस डिवीजन सेल डिवीजन में ही आता है। तो सबसे पहले अपन बात करें माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा मेन टॉपिक हो गया है। देखिए, माइटोसिस डिवीजन जो है, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इसकी खोज की बात करें, इसको डिस्कवर किसने किया था? डब्ल्यू फ्लेमिंग, वाल्टर फ्लेमिंग।
खोज। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने या फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी और शब्द दिया था, दोनों ही चीज की थी इसने। ये वर्ड भी, समसूत्री विभाजन शब्द भी इन्होंने ही दिया था और खोज भी इन्होंने ही की थी। अब इसकी डेफिनेशन पर बात करें हम, माइटोसिस होता क्या है। पहली चीज तो माइटोसिस कहाँ होता है, तो आपको ध्यान रखना है, सोमेटिक सेल्स जो होती है, सोमेटिक सेल्स जो होती है, यानी कि जहां जो कायिक कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में ये माइटोसिस डिवीजन होता है। अब बात करें, कायिक कोशिकाओं में ये विभाजन संपन्न होता है, कायिक कोशिकाओं में सोमेटिक सेल्स में होता है। दूसरा, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो संतति कोशिकाओं में, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्रक कोशिका के समान होती है। अब इस चीज को हम अपने हिसाब से समझें कि जो बनने वाली पुत्री कोशिकाएं हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या पेरेंटल जनरेशन या पेरेंटल जो पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंटल सेल्स जो होती है उसके बिल्कुल सिमिलर होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो डॉटर सेल्स बनी है, नई पुत्री कोशिकाएं बनी है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के बराबर होती है। जनक कोशिकाओं से मतलब क्या है, जिनसे उनका निर्माण हुआ है, सीधी सी बात है। तो कोई भी दो कोशिकाएं बनी है, 3 कोशिका बनी है, 4 बनी है, 10 बनी है, 20 बनी है, वो कोशिका किस कोशिका से बनी है, वही तो आपकी पेरेंटल जनरेशन या पेरेंटल सेल्स हो गई या पेरेंट्स हो गए वो। तो पेरेंटल जनरेशन जो सेल्स होती है उससे जो डॉटर सेल्स बनती है, उस डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जो सेल्स होती है बिल्कुल उसके सिमिलर होती है। अर्थात संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के समान होती है। ऐसे विभाजन को द कार्ड ऑफ डिवीजन माइटोसिस। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे विभाजन को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, इसको 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। किसको, माइटोसिस डिवीजन जो है इसको 2 फेज में या 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। यहां लिख देते हैं अपन, हम लोग क्या लिखेंगे, माइटोसिस। अब माइटोसिस को 2 भागों में डिवाइड किया, एक तो हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस, एक तो हो गया कैरियोकाइनेसिस और एक हो गया साइटोकाइनेसिस। ध्यान देना इस चीज को, एक तो हो गया केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, और एक हो गया कोशिका द्रव्य विभाजन। माइटोसिस डिवीजन को 2 भागों में डिवाइड किया, 2 स्टेज में डिवाइड किया। एक तो हो गई आपने कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन, और साइटोकाइनेसिस जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन। अब ध्यान दो आप, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये दोनों चीज हम यहां पर क्लियर करेंगे। देखो समझते हैं, आगे चलते हैं। बता दिया है मैंने आपको, समसूत्री विभाजन शब्द और समसूत्री विभाजन की खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग। क्लियर, किस सेल्स में, किन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, आप बता दोगे। सोमेटिक सेल्स में, कायिक कोशिकाओं में
संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के समान होती है। समान, सेमिलर। ये आपका। आगे बात करें, टॉपिक आपको पता होना चाहिए, माइटोसिस चल रहा है। माइटोसिस, इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 स्टेज में डिवाइड किया। एक तो आपका हो गया कैरियोकाइनेसिस और दूसरा हो गया साइटोकाइनेसिस। क्लियर? कैरियोकाइनेसिस की बात करें हम लोग, केंद्रक विभाजन में प्रोफेज, आपको ध्यान रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये तो आपके हो गए किसमें? कैरियोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन, सेल प्लेट। सेल प्लेट से मतलब क्या होता है? सेल प्लेट से मतलब क्या है? कोशिका पटविधि। और सेल फ्लोर, खांच। तो कोशिका पट और कोशिका खांच, ये। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एज प्लांट्स में, प्लांट्स में और ये एनिमल्स में, ध्यान रखना। अब इस चीज को हम क्या समझें? कोशिका पट विधि के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन प्लांट सेल्स में होता है, पादप कोशिकाओं में होता है। दूसरा, कोशिका खांच विधि के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन एनिमल यानी कि जंतु कोशिकाओं में होता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है ना? सेल प्लेट वगैरह क्लियर। अब आपने क्या पढ़ा? कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन आपका चल रहा है टॉपिक। देखो, इस चीज को आप एक बार ये हो जाए आपका, उसके बाद में इसका एक अपन चार्ट बना लेंगे। उस चार्ट के हिसाब से आपको आसानी रहेगी याद करने में। तो प्रोफेज की बात करेंगे हम। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं सभी के एक साथ ही, और फिर लास्ट में अपन इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंटरफेस। अभी मैंने बताया था इंटरफेस तैयारी अवस्था है। ये इंटरफेस, ठीक है। इसके बाद में दूसरी अवस्था प्रोफेज, क्लियर? प्रोफेज, ठीक है। ये सेंट्रियोल है, ये एस्ट्रल रे है, ठीक है। ये पैरल, सेंट्रियोल है, ठीक है। तारकेन, ये हो गया आपका। इसको क्या बोल रहे हो आप? प्रोफेज। दूसरा मेटाफेज। मेटाफेज में आपको क्या बताना है?
ठीक है। इसके बाद में आप ध्यान दें एनाफेज, ये सिंपल डायग्राम पढ़ रहे हैं ना। मेटाफेज, एनाफेज, और टीलोफेज। टीलोफेज आपको ध्यान रखनी है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंट्रियोल के पास पहुंच जाते हैं। टीलोफेज, टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद में वापिस वही स्थिति, स्टार्टिंग पोजीशन। पुत्री कोशिकाएं, डॉटर सेल्स, पुत्री कोशिकाएं, इसको क्या बोलोगे? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये आपके सारे डायग्राम जो सेल डिवीजन में माइटोसिस में जो भी पॉइंट्स हैं माइटोसिस की, जो आपकी कैरियोकाइनेसिस आप पढ़ रहे हो, केंद्रक विभाजन पढ़ रहे हो, उस केंद्रक विभाजन की सभी अवस्थाओं के ये प्रावस्थाओं के डायग्राम है। इंटरफेज आपका क्लियर हो गया है? क्लियर? प्रोफेज पर ध्यान दो। प्रोफेज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोफेज से स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्रोफेज सबसे पहली चीज तो अपन इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्रोफेज जो होता है इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो क्रोमेटिन जाल के रूप में हमारे को दिखाई देते हैं, और क्रोमेटिन जाल जब इसमें बढ़ जाता है उसके बाद में इसमें क्रोमेटिन जो कण होते हैं उसमें आप क्रोमेटिन कणों का आपस में संघनन होता है, यानी कि आपस में ये मिलते हैं। इसे आप ध्यान रखना स्पाइरीन कहते हैं। स्पाइरीन, जब क्रोमेटिन कण जो होते हैं गुणसूत्र धागेनुमा जो होते हैं उसे क्रोमेटिन कहते हैं, और क्रोमेटिन नाम देने का श्रेय भी फ्लेमिंग को ही जाता है। क्लियर? तो क्रोमेटिन जो कण होते हैं उसका आपस में संघनन होता है, आपस में वो मिलते हैं और मिलने से एक प्रकार की संरचना बनने लगती है, उसको स्पाइरीन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। स्पाइरीन और स्पाइरीन जब आपस में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, ध्यान देना, दो चीजें आपके सामने क्लियर हुई है यहाँ। एक तो क्लियर हुई है क्रोमेटिन कण, यानी कि क्रोमेटिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्रेनुलस जो होते हैं, क्रोमेटिन कण जो होते हैं, ये क्रोमेटिन कण जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? स्पाइरीन। क्लियर? और जब बहुत से स्पाइरीन आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ये आपको ध्यान रखना है। दो चीज आपकी क्लियर हो गई है। ठीक है,
अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्रोमेटिन कण और आपस में जब संघनन होंगे, आपस में मिलेंगे तो स्पाइरीन बनेगा, और स्पाइरीन आपस में जब मिलेंगे, बहुत से स्पाइरीन आपस में संघनन होगा तो वो क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम का निर्माण करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें जो गुणसूत्र होते हैं हाफ क्रोमेटिन, वो किससे जुड़ते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेज की, ठीक है ना। दूसरी इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे लंबी प्रावस्था है प्रोफेज, समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था है प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस में, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आपको मैंने बता दिया है, दो चीजें हमारे पास क्लियर हो गई है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। स्लीचर और वाइटमैन दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने, वाइटमैन आपको ध्यान रखना है और स्लीचर, दो साइंटिस्ट ऐसे थे, स्लीचर और वाइटमैन, जिन्होंने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस शब्द दिया था। आपको ध्यान रखना है, केंद्रक विभाजन और कोशिका दल विभाजन दोनों शब्द देने का श्रेय स्लीचर और वाइटमैन को जाता है। जैसे जैसे आपको पढ़ते जाओगे वैसे वैसे साइंटिस्ट भी आप लिखते जाना, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सेंट्रियोल्स होता है उसमें छोटी छोटी जो रे होती है वो क्या होती है, एस्ट्रल रे। एस्ट्रल रे जो होती है वो अलग चीज है, और स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो अलग चीज है। स्पिंडल फाइबर्स दो सेंट्रियोल्स के बीच में होते हैं, यह आपको क्लियर ध्यान रखना है, तो वो अलग चीज है। वो तो आपके ध्यान रखना है प्रोटीन से निर्मित है, ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होती है उससे बनते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और ये जो बनते हैं ये आपको उसमें बताया गया है आपको। एस्ट्रल रे जो होती है वो सेंट्रियोल्स, जो तारक केंद्र होता है उसके चारों ओर की जो छोटी छोटी रे होती है वो एस्ट्रल रे होती है, ये आपको ध्यान देना है। दोनों चीजें आपको क्लियर करनी है यहाँ, क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें, इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त होने लगती है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त होने लगते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है, दोनों सेंट्रियोल या सेंट्रियोल डिवीजन भी होता है, बहुत अच्छी चीज है ये। यहाँ प्रोफेज में सेंट्रियोल डिवीजन हो चुका होता है, यानी कि इसको पूर्व और पश्चिम दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो पूर्व में ही क्या हो जाता है, इसमें सेंट्रियोल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और सेंट्रियोल डिवीजन होने के बाद में जो तारक केंद्र का डिवीजन होता है, विभाजन होता है, उससे दो सेंट्रियोल बनते हैं, और दोनों सेंट्रियोल विपरीत ध्रुव या एंटीपोलर पर पहुंचते हैं। एंटीपोलर आपको ध्यान देना है, एंटीपोलर जो होता है वो विपरीत ध्रुवों को बोलते हैं। तो एंटीपोलर जो कि आपको पता है विपरीत ध्रुव होते हैं, और दोनों सेंट्रियोल जो सेंट्रियोल बने हैं, सेंट्रियोल डिवीजन होने के बाद में सेंट्रियोल बना है, दो सेंट्रियोल बने हैं, वो दोनों विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करने लग जाते हैं, दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एस्ट्रल रे तारा रश्मियां बोलते हैं इसे। एस्ट्रल रे क्या है, तारा रश्मियां भी आप इसे कह सकते हो। तारा रश्मियां क्या होती है, हिंदी में तारा रश्मियां बोल दो, इंग्लिश में एस्ट्रल रे बोल दो, सीधी सी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीजें ये क्लियर करना आप लोग, दोनों तीनों चीजें क्लियर कर लिए मैंने। तो स्पाइकीन, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, ये सारी चीजें हमारे क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में अगर बात करें केंद्रक झिल्ली का विलुप्त होने लगते हैं, तो आप इसको डॉट डॉट कर दें ताकि आपके समझ में आ जाए। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ पर डॉट डॉट कर दो, इसका मतलब है कि यहाँ से ये डिजनरेट हो रही है, नष्ट हो रही है, रिड्यूस हो रही है, लुप्त हो रही है, ये न्यूक्लियर ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और
क्या चीजें रही है, ये चीज हमारे प्रोफेज में कंप्लीट हुई। अब क्या क्या चीजें क्लियर हुई है, ठीक है। केंद्र झिल्ली, केंद्रिका विलुप्त होने लगते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वगैरह रिड्यूस होने लगते हैं। दूसरी चीज सेंट्रोल डिवीजन होता है, दो सेंट्रोल बनते हैं, एस्ट्रल रे होती है, स्पिंडल फाइबर्स बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। विपरीत दूरों पर सेंट्रोल गमन करने लगते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर प्रोफेज में स्पाइरीन बनता है, क्रोमेटिन आपस में जब सम्मिलित होते हैं स्पाइरीन बनते हैं, बहुत से स्पाइरीन आपस में सम्मिलित होते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, हाफ क्रोमेटिड दोनों ही क्या बनते हैं, किससे बनने लग जाते हैं, हाफ क्रोमेटिड सेंट्रोल से जुड़ते हैं। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें, ये आपका प्रोफेज आपको ध्यान रखना है, और तंतु स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा क्या बनते हैं, तंतु बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, पादप कोशिकाओं में सेंट्रोल एब्सेंट होता है, बहुत अच्छी चीज है। पादप कोशिकाएं जो होती है, प्लांट सेल होती है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एन एस्ट्रल माइटोसिस। एस्ट्रल माइटोसिस से मतलब होता है कि यहाँ पर समसूत्री विभाजन में ये जो एस्ट्रल रे नहीं बनती है, या अपन ये कह सकते हैं कि सेंट्रोल अनुपस्थित होता है। अगर पादप कोशिकाओं में सेंट्रोल अनुपस्थित है तो आप उसे एन एस्ट्रल माइटोसिस कह दो, क्लियर। और जंतु कोशिकाओं में ए एस्ट्रल माइटोसिस कह दो। दो चीजें आप ध्यान रखोगे। पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र अनुपस्थित होता है, क्लियर। और जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र पाया जाता है, सेंट्रोल प्रेजेंट होता है। अगर पादप कोशिकाओं में सेंट्रोल अनुपस्थित है तो उसे एन एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में आपको ध्यान रखना है, जंतु कोशिकाओं में अगर जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोल प्रेजेंट है तो ए एस्ट्रल माइटोसिस आप उसे कहते हैं, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर्स तंतुओं का निर्माण ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा होता है। ये सारी चीजें आप क्लियर करोगे, ठीक है। इसके बाद में आगे अपन बात करें, ये प्रोफेज में है। अब अगर बात की जाए मेटाफेज की, देखो भाई, मेटाफेज में आपको क्या ध्यान रखना है, गुणसूत्र जो होते हैं मैंने बताया है, हाफ क्रोमेटिड, अर्ध गुणसूत्र। हाफ क्रोमेटिड को आप क्या बोलोगे, अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र और अर्ध गुणसूत्र आपस में मिलकर एक कंप्लीट क्रोमोसोम या एक संपूर्ण गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ये ध्यान रखोगे, दोनों ही आधे गुणसूत्र। इस चीज को कैसे समझे, हाफ क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं, उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु, ठीक है। तो आधा गुणसूत्र, इसको हिंदी में कह सकते हैं अर्ध गुणसूत्र, और आधा ये हो गया, तो आधा पूरा हो गया, साफ सीधी सी बात है। हाफ कंप्लीट क्रोमोसोम। और जब गुणसूत्र आधे गुणसूत्र जो होते हैं वो दोनों ही किससे जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। ये आप चीज क्लियर करोगे, ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है ना। इसके बाद में अगर बात की जाए मेटाफेज की बात कर लें, देखो मेटाफेज में क्या होता है, गुणसूत्र विषुवत रेखा के ऊपर आ जाते हैं। ये विषुवत रेखा है, इनकी भुजाएं विषुवत रेखा के ऊपर होती है,
ठीक है। गुणसूत्र इसमें मोटे दिखाई देते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। गुणसूत्र मोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। और एक चीज, दोनों सेंट्रोमियर, दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं जो विपरीत दूरों पर पहुंच जाते हैं, मेटाफेज में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं वो मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं या गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। इंग्लिश में एमोमा, ये ऐसे मेटाफेज प्लेट होती है, तो मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है। और अगर गुणसूत्रों की स्टडी करनी होती है, गुणसूत्रों का अध्ययन करना हो, तो हम मेटाफेज अवस्था में, मेटाफेज में ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्र मोटे और स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको बात करें, गुणसूत्र की भुजाएं विषुवत रेखा की ओर होती है, ये भी चीज क्लियर हो गया। गुणसूत्र बीच में होते हैं, मध्य पटलिका में व्यवस्थित होते हैं, सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब जो ट्यूबिलिन प्रोटीन होती है, ये ट्यूबिलिन प्रोटीन के द्वारा दो तंतु बनते हैं। ये एक चीज अलग से आई है। ट्यूबिलिन प्रोटीन जो होती है, इससे दो प्रकार के स्पिंडल फाइबर्स या तंतु बनते हैं। एक तो असतत और एक सतत, रेगुलर। आपको ध्यान रखना है काइनेटोकोर, आपको ध्यान रखना है गुणसूत्र में काइनेटोकोर जो संरचना होती है, उस काइनेटोकोर संरचना और यानी कि सेंट्रियोल को गुणसूत्र के सेंट्रोमियर में उपस्थित काइनेटोकोर स्थल से जोड़ता है। सेंट्रियोल, आपको ध्यान रखना है, सेंट्रियोल को गुणसूत्र के, अब तर्कुतंतु क्या करते हैं? तर्कुतंतु करते क्या? अपनी भाषा में बात करें तो ये सेंट्रियोल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, सही बात है। गुणसूत्रों को तारक केंद्र को आपस में जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं? तर्कुतंतु, स्पिंडल फाइबर्स। तो यहाँ पर असतत जो होते हैं, इनरेगुलर जो स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं ट्यूबिलिन प्रोटीन के द्वारा, वो सेंट्रियोल प्लस गुणसूत्र का एक स्थल जो होता है, जो प्रोटीन से निर्मित होता है, काइनेटोकोर बोलते हैं जिसे। तो काइनेटोकोर जो होते हैं, काइनेटोकोर से जोड़ने का काम करता है कौन? ये असतत तर्कुतंतु। ठीक है। और सतत जो होता है वो क्या करता है? वो जोड़ने का काम, किसको? दो सेंट्रियोल्स को जोड़ने का काम। ये तो दोनों सेंट्रियोल्स को जोड़ने का काम करेगा, दो तर्कुतंतु, दो तारक केंद्रों को जोड़ने का काम करता है ये वाला। ये तर्कुतंतु है, तो ये सतत है। ये आपको ध्यान रखना है कि ट्यूबिलिन प्रोटीन के द्वारा सतत असतत दो तर्कुतंतु बनते हैं। अब चले बात एनाफेज। एनाफेज की तरफ अपन ध्यान दें तो एनाफेज सीधी सी बात है, सबसे छोटी प्रावस्था, समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था एनाफेज है और सबसे बड़ी प्रावस्था प्रोफेज है। दो चीज आपको क्लियर करनी है। अब इसमें बात करें एनाफेज में होता क्या है। देखो, एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवीजन होता है, यानी कि गुणसूत्र बिंदु जो है, जैसे मान लो ये एक, ऐसे मान लो ये गुणसूत्र है ना, तो इस गुणसूत्र में ये सेंट्रोमियर है, गुणसूत्र बिंदु है, तो गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाता है। और हाफ क्रोमेटिड या क्रोमेटिड या तो एक गुणसूत्र का विभाजन होने से, यहां पर देख इस चीज को यूं, सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ तो सेंट्रोमियर डिवीजन से दो हाफ हाफ सेंट्रोमियर बन गए, दो आधे आधे गुणसूत्र बिंदु बन गए, और दोनों आधे आधे गुणसूत्र बिंदु से दोनों आधे आधे गुणसूत्र आकर जुड़ गए। सीधी सी बात यह है, सिंपल अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। अब यहाँ पर देखो क्रोमोसोम कितने थे, 1 2 3, तो 3 के आगे डबल कर दो, जस्ट 3 के ऊपर 3। दूसरी चीज, सबसे छोटी
सेंट्रोमियर का विभाजन, और तीसरी चीज ये ध्रुवों की ओर खींचे हुए जा रहे हैं, मतलब ध्रुवों की तरफ तीन नीचे इधर वाले पोलर की तरफ आ रहे हैं, ये इधर की पोलर की तरफ जा रहे हैं, तो यानी तीन ऊपर जा रहे हैं तीन नीचे जा रहे हैं आप, ठीक है, एनाफेज। और जब ये जाते रहते हैं तो बी आई जे, ठीक है, बी आई जे एल जैसी आकृति की ये दिखाई देते हैं। जब ये पोलर की तरफ जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सीधे उठ के चले गए, सिंपल सी बात है, सीधे उठ के तो जाने वाले हैं नहीं, ये घूम फिर के जाते हैं। तो ये जैसे ही पोलर की तरफ जा रहे होते हैं तो इनकी जो आकृति बनती है, उनकी एक शेप बनती है, वो शेप ऐसी बनती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बी आई जे एल जैसी आकृति किस फेज में या किस अवस्था में दिखाई देती है, तो एनाफेज में। सेंट्रोमियर का विभाजन होता है वो भी एनाफेज में, और जो होते हैं गुणसूत्र विषुवत रेखा की तरफ, यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं वो ध्रुवों की तरफ खींचे हुए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपकी एनाफेज कंप्लीट है। बात करें टीलोफेज की। टीलोफेज में क्या हो रहा है, देखो आप क्या पढ़ रहे हो, केंद्रक का विभाजन पढ़ रहे हो। तो सिंपल केंद्रक ये था, अब इससे ये हुआ, फिर ये गुणसूत्र बने, फिर इधर ये दो बन गए, फिर ये लास्ट में जाकर ये एक बन गया, और लास्ट में फिर ये दो केंद्रक बन गए। तो केंद्रक विभाजन में दो केंद्रक बन गए। तो देखो टीलोफेज में क्या होता है, गुणसूत्र विषुवत रेखा, गुणसूत्र जो होते हैं वो ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ये तीन नीचे थे, तीन तो ऊपर है, तीन तो ऊपर वाले ध्रुवों के पास पहुंच जाएंगे, और ये नीचे वाले पोलर के पास पहुंच जाएंगे। तो तीन ऊपर वाले के पास आ गए, तीन नीचे वाले के पास आ गए, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, गुणसूत्र ध्रुवों पर चले जाएंगे और क्रोमेटिन जाल में बदल जाएंगे। सेम पोजीशन ये वाली, ये स्थिति आ जाएगी वापस। ये गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमेटिन धातुनुमा आकृति में बदल जाएंगे, और जो केंद्रिका और केंद्रक विलुप्त हुए थे किसमें, ये देखो यहाँ पर प्रोफेज में, ठीक है, वो यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो यहाँ हम बना सकते हैं, ये तो आपके बन गया, ये तो बन गया केंद्रिका, और ये बन गए केंद्रक झिल्ली, ठीक है। इधर फिर केंद्रक, दो केंद्रक झिल्ली, और ये केंद्रिका, सिंपल सी बात है। अब यहाँ भी आप बना सकते हो, इसको चाहो तो ये ऐसे बना लो, ये केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, ये तो केंद्रिका, सॉरी न्यूक्लियस, ये केंद्रिका और ये केंद्र, ये पोजीशन यहां कर दो, ठीक है। तो गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका वापस पुनः प्रकट होने लगती है, जो कि प्रोफेज में लुप्त होने लग गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा, और दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, एक केंद्र ये, एक केंद्र ये, दो केंद्र बन गए। ये टीलोफेज में होता है, क्लियर। अब बात करो दूसरी, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, साइटोकाइनेसिस बात है। अब साइटोकाइनेसिस में आपको एक चीज के लिए ध्यान देनी है, साइटोकाइनेसिस में आपको एक चीज विशेष ध्यान देनी है। अगर आप समसूत्री विभाजन प्लांट्स में हो रहा है, मान लो प्लांट सेल में हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि वहां पर हमारे को प्लेट विधि द्वारा कोशिका ध्रुव का विभाजन करना है। कैसे, जैसे मान लो ये कोशिका है प्लांट सेल, ये कोशिका ध्रुव है, साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म है, सॉरी ये साइटोप्लाज्म है, क्लियर। अब इसमें आपको साइटोकाइनेसिस करना है, तो यहाँ पर प्लेट विधि आपको करनी होगी। ये प्लेट ER जुदाई वगैरह के द्वारा बनती है, यह आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फ्रेगमोप्लास्ट, ये एक संरचना है, फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, एक चीज क्लियर करो। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां तक तो जो विभाजन है
वो सब में सेम है, चाहे वो इक्वल है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, यहाँ तक है। अब साइटोकाइनेसिस है वो अलग अलग होता है। तो प्लांट सेल में आप क्या करोगे, प्लेट विधि द्वारा, और जंतु कोशिकाओं में आप क्या करोगे, साइटोकाइनेसिस खांच विधि द्वारा। दो चीजें आप ध्यान रखना, प्लेट विधि प्लांट्स में काम में ली जाती है साइटोकाइन कोशिका द्रव्य विभाजन में, और उसके अंदर जो है खांच विधि काम में लेती है। अब गोल्जीकाई, इनके द्वारा क्या बनता है, फ्रेगमोप्लास्ट। ये फ्रेगमोप्लास्ट जो होता है ये पट बनाता है, प्लेट बनती है इससे। फ्रेगमोप्लास्ट आपको ध्यान रखना है, ये एक ऐसी संरचना है, जो संरचना आपको ध्यान देनी है कि ईआर के टुकड़े, स्पिंडल फाइबर्स के टुकड़े, और लास्ट में जाकर आपको ध्यान रखना है गोल्जीकाई आदि मिलकर मध्य रेखा पर एक संरचना बना लेते हैं। इस संरचना को फ्रेगमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये फ्रेगमोप्लास्ट है, ये फ्रेगमोप्लास्ट आगे बढ़ती है और लास्ट में जाकर एक पट बन जाता है, और पट आगे चलकर दो कोशिकाएं, दो सेल बना लेता है। ये दो सेल बनती है, ये कोशिका द्रव्य है, या आधा इसमें चला जाता है, आधा इसमें चला जाता है, ये न्यूक्लियस की सीधी सी बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लांट्स के अंदर आपको अगर पूछ ले तो प्लेट विधि के द्वारा उसका द्रव्य विभाजन होता है, और अगर खांच विधि के द्वारा होता है तो वो होता है आपका एनिमल यानी कि जंतु कोशिकाओं में। प्राणी कोशिकाओं में जो होता है वो आपको ध्यान रखना है खांच विधि के द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान, और लास्ट में जाकर हमारे पास जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है ना, कोशिका द्रव्य विभाजन हो गया साहब, कोशिका का एक द्रव्य, एक कोशिका जो है उसमें एक कोशिका के अंदर जो द्रव्य मान लो 100% है, जो 50-50% पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर दो पुत्री कोशिकाएं, दो डॉटर सेल्स बन जाती है। अब इस डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पेरेंटल जनरेशन या पेरेंटल सेल्स जो होती है उसके बिल्कुल सिमिलर होता है। यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग में आपने कोशिका ली थी, प्रथम कोशिका, देखो यहाँ पर देखो इस डायग्राम को आप देखो, इसमें मेन इंपोर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम से आप सारी चीज़ क्लियर कर पाओगे। ये अगर ये डायग्राम आपको याद है, तीनों चारों डायग्राम आपको याद है, तो माइटोसिस डिवीजन आपको बिल्कुल क्लियर याद हो जाएगा। इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि इसमें जो स्टार्टिंग में एक कोशिका होती है और लास्ट में जाकर दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। मतलब समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें एक सेल से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16, 32, 64 ऐसे सेल्स बनती जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेल्स कैसे बनती है वो सारी चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। पेरेंटल सेल और जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो दो चीज़ें हमारे पास यहाँ क्लियर हुई है। ठीक है ना। और डायग्राम में इसका जो फ्लो चार्ट जो है, इसका समसूत्री विभाजन का फ्लो चार्ट है, वो आपको बना दिया जाएगा। कल मैं फ्लो चार्ट आपका बना दूंगा। उस फ्लो चार्ट के बिल्कुल आप पॉइंट बाई पॉइंट जो है वो आप पॉइंट लेते रहें और उन पॉइंटों को पढ़ते रहें, ताकि वो चीज़ हमारी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। और समसूत्री विभाजन में आपको ये ध्यान रखना है, इंटरफेज बिल्कुल सिमिलर है, इंटरफेज में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। आपको सारी चीज़ बता देना है। इंटरफेज में जो हवार्ड और जो पहले साइंटिस्ट थे उनको 3 भागों में डिवाइड, 3 प्रावस्थाओं में डिवाइड किया गया था, वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई है। तो आज की क्लास आपकी यहीं होती है। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।